Hello everyone, welcome back to again my channel, and today we are going to start and discuss the lecture 6 or part 6 of electric charges and fields of Coulomb's law. Coulomb's law में हमने पिछले लेक्चर या पिछले पार्ट में बात की थी Coulomb's law in स्केलर फॉर्म. आज हम बात करेंगे Coulomb's law in वेक्टर फॉर्म. Coulomb's law in वेक्टर फॉर्म. Coulomb's law in वेक्टर फॉर्म पे बात करेंगे. पिछले पार्ट का अगर थोड़ा सा शॉर्ट में ओवरव्यू दूं, पिछले बार जरूर देखते हैं लेक्चर 5 मैथ 1 फल्ला फिजिक्स लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स जरूर देखते हैं, जब ये वेक्टर फॉर्म समझ आएगा. अब सुनो ध्यान से. पिछले पार्ट में हमने आपको इतना बता दिया था कि दो चार्ज पार्टिकल थे आर डिस्टेंस की दूरी पर, Q1 Q2 थे. ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये उस पर फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में. अब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इसलिए लगाएंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं तो रिपेल करेंगे. स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स के लिए बात की जाती है. अब ये लगाएगा तो F12 लगेगी, ये लगाएगा तो F21 लगेगी, तो ये तो हो जाएगी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. फोर्स इस 1 पे इसकी वजह से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये पिछले पार्ट में बता दिया था. तो जो हम पिछले पार्ट के अकॉर्डिंग जो हम ओवर भी दे रहा हूँ थोड़ा सा, जो फोर्स लिखते थे क्या आई थी पूरा से सॉल्व होकर जो फोर्स आई थी K Q1 Q2 ऑन R², यही तो आई थी फोर्स. ये हमने डिस्कस की थी, ये हमने लर्न की थी, यही आई थी. अब ये तो हो गई मैग्नीट्यूड, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड. अब हम यहाँ बात करेंगे फोर्स की डायरेक्शन की बात, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, मतलब वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे. ये तो हमारा स्केलर फॉर्म था, ये तो हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड था, जो हमारी वैल्यू आई थी फोर्स कैसे निकालते हैं. रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है मोड में जो आता है, जो स्केलर फॉर्म होती है वो थी. अब हम बात करेंगे आज आपके लिए वेक्टर फॉर्म में कि वेक्टर फॉर्म में कैसे आती है फोर्स, क्या आता है. सेम ये चीज़ होती है, बस थोड़ा सा डायरेक्शन लग जाता है इसके साथ. जैसे हम आपको बताया होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि आपने 11th क्लास में ये पढ़ा होगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. आप इसको तो कहते थे एक्स एक्सिस वाली एलोंग को कहते थे आई कैप. डायरेक्शन के साथ जब डिनोट करते थे तो इसे कहते थे आई कैप, इसे कहते थे जे कैप, इसे कहते थे के कैप. ये सब 11th क्लास की बात है. 11th क्लास जो पढ़ के आए होंगे सही तरीके से, नॉर्मल तरीके से, उनके लिए सब क्लियर होगा. आई कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप. 3 डायरेक्शन होती है. अगर कोई चीज़ एक्स एक्सिस होगी ऐसे जा रही होगी तो आई कैप लिखते हैं, वाई कैप लिखते हैं, जेड कैप लिखते हैं. ये जब भी लिखते हैं जब हमें एक्सेस गिवन होगी. कुछ केसेस में हमें अपनी तरफ से डायरेक्शन लेनी पड़ती है, जैसे हम वेक्टर फॉर्म में लेंगे. वेक्टर फॉर्म में लेंगे आर को हटा के हम कुछ लिखेंगे, रिलेटिवली लिखेंगे, उसमें हम डायरेक्शन को उठा के मल्टीप्लाई करेंगे. और जैसे मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ 2 मीटर लेंगे, यहाँ 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया मैंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, या फिर कुछ भी मैंने कवर किया. आपसे पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड लिखो या फिर डिस्टेंस लिखो, कितना आएगा, तो आप रिजल्टेंट वेक्टर मतलब रिजल्टेंट फॉर्म में मैग्नीट्यूड में आंसर क्या लिखोगे, आप लिख दोगे 2 मीटर लिख दोगे. अब मैं पूछूं वेक्टर फॉर्म में लिखो, गया तो 2 मीटर लेकिन किस डायरेक्शन में, तो आप ये लिखोगे 2, अरे यार क्या लिखोगे 2 आई कैप होगी मीटर में. अब आई कैप क्या बता रहा है, आई कैप से आपको ये पता चल रहा है कि आप 2 मीटर तो गए लेकिन किस एक्सिस के अलॉन्ग गए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गए. तो बस ये आपको ये बताता है. हाँ तो आपको ये बताता है ये, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो वेक्टर फॉर्म में आप क्या लिखोगे 2 आई कैप लिख दोगे. मैं पूछूँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग 2 वाई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप सॉरी, तो 2 जे कैप, जेड एक्सिस के अलॉन्ग 2 के कैप. ऐसा डायरेक्शन डिसाइड कर दोगे. तो इसी तरह हम वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन चाहते हैं. तो रिजल्टेंट वेक्टर था, ये तो मैग्नीट्यूड में बात चर्चा हो रही, मैग्नीट्यूड में बात हो रही थी. मैग्नीट्यूड है ये स्केलर फॉर्म का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है. यहाँ बात करेंगे वेक्टर फॉर्म में. तो वेक्टर फॉर्म का मल्टीप्लीकेशन साथ हो गया आएगा, वेक्टर गुणा हो गया आएगा साथ में, मल्टीप्लाई हो गया आएगा वेक्टर. आई कैप डायरेक्शन अलॉन्ग आई कैप, डायरेक्शन अलॉन्ग जे कैप, डायरेक्शन अलॉन्ग के कैप. ऐसे यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में जब फोर्स की आर को खोलूंगा, एक आर रिलेटिवली एक आर रिलेटिवली उधर, तो मल्टीप्लाई होकर F12 F21 दोनों दो फोर्स अलग निकलेंगे, दोनों की अलग अलग डायरेक्शन होगी, दोनों का वो आएगा. तो ये तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था. अब बात करते हैं कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म. तो देखिए क्या होगा कैसे होगा, सुनिए जरा. अब सुनो, अब होगा क्या,
अब हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ की। डायरेक्शन लेंगे, हमें मैग्नीट्यूड तो पता है k q1 q2 बाय r स्क्वायर, लेकिन बात आई डायरेक्शन की। डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करके लिखना है हमें, तो उसे खोलना है, थोड़ा सा एक्सपेंड करके सॉल्व करना है। एक प्रॉपर्टी है, आप उसको आराम से लर्न रख सकते हो। F12 अलग आ जाएगा, F21 अलग आ जाएगा, दोनों की डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड अलग आ जाएगा, मतलब वेक्टर फॉर्म में दोनों आ जाएंगे। अब होगा कैसे, जैसे कि यहाँ आप देख रहे फोर्स लगाई गई, फोर्स लगी सेकंड वाले की तरफ से, तो F12 हो गया, F12 हो गया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसे ही F21 हो गया। अब यहाँ R जो है हम डिस्टेंस जो है रिलेटिवली रखेंगे। फोर्स जैसे लगी है ऐसे हम R को भी रिलेटिवली रखेंगे, रेस्पेक्ट में रखेंगे। अब समझ के ऐसे रखेंगे। अब रखेंगे कैसे, ये सुन लो। क्या R वेक्टर मैग्नीट्यूड में, सॉरी ये जो R है यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ से ये तक की यहाँ तक की दूरी है, ये छोटा सा डिस्टेंस है, पर बड़ा सा डिस्टेंस कुछ भी डिस्टेंस है ये। क्या इस डिस्टेंस को मैं मैग्नीट्यूड R लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ। बात कोई गलत तो है नहीं, ठीक है। अब सुनो क्या होगा, Q1 वाले का Q2 से डिस्टेंस R मोड है। अब मैं रिलेटिवली पूछूं तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, अगर इस तरफ अगर मैं बात करूँ और एक इस तरफ, दो तरफ बात होगी, क्योंकि फोर्स भी दो तरफ लग रही है, बोलते हैं तो डिस्टेंस भी दो तरफ लगेंगे, बोलते हैं दो तरफ बात होगी। इस वाले का F12 है, तो यहाँ पे भी R12 लिख दो, R1 माइनस R2, और यहाँ पर लिख दो R2 माइनस, ये वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ रहे हैं, दोनों की बातें हो रही हैं। अब सुनो हुआ कैसे ऐसा, आप कहोगे सर ऐसे, अब आप कहोगे ऐसा हो कैसे गया, ऐसा ऐसे हो गया। देखो सुनो, हमने लिखा R1 माइनस R2 मोड में और R2 माइनस R1 मोड में, वेक्टर में। ये क्या बता रहा है, ये R12 बता रहा है, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2 एंड रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1। अरे यार 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 11th क्लास में ये पढ़ा होगा कि R12 किसी चीज़ की किसी भी रिलेटिव में निकालते हैं तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं R1 माइनस R2। R21 निकालना हो तो R2 माइनस R1, किसी भी चीज़ को रिलेटिव फॉर्म में 11th क्लास में पढ़ा होगा, रिलेटिवली फिजिक्स क्लास के चैप्टर में पढ़ा होगा, वो मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। रिलेटिवली कोई चीज़ निकालते हैं तो माइनस कर देते हैं, A12 निकालना तो A1 माइनस A2, R12 निकालना तो R1 माइनस R2, R21 निकालना तो R21। ऐसे ही यहाँ पर कर दिया कि रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2 R12 एंड रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1 R21। तो R12 को तो लिख दी R1 माइनस R2, R21 को तो लिख दिया R21। अब आप भूल जाओगे, अब आपको लर्न करने की तरीका बताऊँ, तो आप बस फोर्स को याद रखो कि फोर्स F12 होती है, तो बस इधर लेके R1 माइनस R2, और फोर्स इधर है तो F21, तो इधर भी R21 हो जाएगा, और तो उस डायरेक्शन में R21। ये शॉर्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हो, नहीं तो समझ नहीं आएंगे वहाँ से अब तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। अब सुनो, दोनों की वेक्टर फॉर्म्स आ चुकी है, दोनों की वेक्टर की डायरेक्शन आ चुकी है, तो मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन के साथ लिख देता हूँ, फिर उसे एक्सपेंड करके थोड़ा सॉल्व करके आंसर ले आएंगे। अब होगा क्या, फोर्स हम जानते हैं मैग्नीट्यूड में, अब मैं यहाँ पूरी बात करूँगा डायरेक्शन के साथ बात करूँगा फोर्स की, डायरेक्शन के साथ फोर्स कितनी आएगी। सबसे पहले बात करते हैं F12 फिर F21 की। फोर्स इन वेक्टर फॉर्म ऑन F12, देन वी विल टॉक अबाउट F21। ओके, नाउ F12 क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन मॉड में R स्क्वायर। मॉड आ रहा तो मैंने मॉड, डिस्टेंस तो भैया उनके बीच का दो ही है, लेकिन हमने डायरेक्शन निकाली है ना, डिस्टेंस तो वही है R स्क्वायर ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन की बात है ना, डायरेक्शन तो अलग आई है ना, तो डायरेक्शन का मल्टीप्लाई होता है। डायरेक्शन कितनी है, F12 की ये वाली, इस तरफ तो इस तरफ ये वाली लेंगे, ये वाली लेंगे, ये हो जाएगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगी। अब ये हो जाएगी, अब सॉल्व थोड़ा सा एक्सपेंड करके खोल देंगे तो हमारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, उसका थोड़ा सा अपोजिट कर देंगे तो F21 आ जाएगा। सिमिलरली प्रोसेस फॉलो हो जाएगी सिमिलरली। अब सुनो हुआ क्या, मैंने F12 निकाला, अब मैं यहाँ से अगर F12 निकालूँ, आपने 11th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ये वाली कि ए कैप होता है, यूनिट वेक्टर अगर होता है या ए कैप होता है, यूनिट वेक्टर होता है एक नॉर्मल, जैसे ये एक यूनिट वेक्टर है, ए कैप ये यूनिट वेक्टर है, इसका कोई वो नहीं है, तो उसको हम ये लिख देते हैं ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। 11th क्लास का फॉर्मूला होगा, याद करो, ये रिलेशन होगा, ए कैप या ए यूनिट वेक्टर को हम लिख देते हैं ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिख देते हैं, पढ़ा हुआ ध्यान करो, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिख देते हैं, ये लिख देंगे। इसके अकॉर्डिंग मैं इसे खोलना चाह रहा हूँ, तो बताओ क्या होगा। ये हो गया, अब मैं इसे खोल रहा हूँ, यूनिट वेक्टर है तो सबसे पहले ये वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब इसका वेक्टर और इसका फिर मैग्नीट्यूड का वेक्टर, ये लिखना है मुझे, तो मैं ये लिखूंगा
R1 माइनस R2 वेक्टर वेक्टर अपॉन मॉड में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये इस तरीके से खुल गया। अब मॉड R क्या है, अब सुनो। मॉड R एक मैग्नीट्यूड का एंटिटी है, मैग्नीट्यूड है तो मॉड R को मैं क्या लिखूँ, मैं मॉड R को R1 माइनस R2 लिख सकता हूँ नहीं। मॉड R किसके इक्वल है, मॉड R इस डायरेक्शन के किसके इक्वल है, R1 माइनस R2 के इक्वल है। तो मैं मॉड R को R1 माइनस R2 लिख सकता हूँ कहीं, मॉड R सॉरी मॉड ये भी मॉड में होंगे, ये भी मॉड में, ये भी मॉड में, मॉड में ही होंगे। R1 माइनस R2 मॉड लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो मेरा ये जो इस जगह अगर मैं R की वैल्यू डाल दूँ, मॉड R की वैल्यू डाल दूँ तो ये आ जाएगी। तो अब होगा क्या, F12 A Q1 Q2 अपॉन मॉड R1 माइनस R2 का स्क्वायर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये भी वेक्टर में होंगे, सॉरी ये भी वेक्टर में होंगे। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इनटू R1 माइनस R2 वो सेम चला रहा है, ब्रैकेट्स में सेम चला रहा है ये मॉड में। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो F12 कितना आ जाएगा, A Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 मॉड में Q इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर। ये होता है रिजल्टेंट आंसर, रिजल्टेंट आंसर ये होता है, ये होता है रिजल्टेंट आंसर, ये होता है रिजल्टेंट आंसर F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये होता है रिजल्टेंट आंसर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये होता है रिजल्टेंट आंसर। ध्यान से देख लो, समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस कैसे धीरे धीरे है। पहले एक ऐप को खोला, एक यूनिट वेक्टर होता है, ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ एक वेक्टर सॉल्व किया, यहाँ पे वैल्यू डाली। अब आर वेक्टर को हम ये लिख सकते हैं, तो आर की ये डाल दिया, दोनों का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गया और इसको सॉल्व कर दिया, तो के Q1 Q2 R1 माइनस R2 वेक्टर अपन मॉड में R1 माइनस R2 का होल क्यूब, ये होता है F12। अब ऐसे ही सिमिलर वे में आप F21 निकाल सकते हो, सिमिलर वे में F21 निकाल सकते हो। तो F12 ये होता है, तो F21 क्या हो जाएगा, मैं जरा रब करता हूँ, जगह नहीं बची, आप नोट डाउन कर लीजिएगा रब करके, पॉज करके वीडियो को, मैं रब करके से F21 निकालता हूँ। F21 में वो कुछ नहीं, F12 ये है T Q1 Q2, वहाँ पर भी K Q1 Q2 ही रहेगा, बस ये डायरेक्शन चेंज रहेगी क्योंकि वो R21 माइनस R1 आ जाएगी F21 पे, R21 माइनस R1, तो यहाँ हो जाएगा R2 माइनस R1 मॉड पे Q इंटू R2 माइनस R1, बस इतना अंतर आ जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, मैं आपको F21 और लिख देता हूँ। तो ये होता है फोर्स एक दूसरे पर रिलेटिवली वेक्टर फॉर्म में, इसी तरीके से आप उन्हें निकाल सकते हो। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, ये 11th क्लास का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है। ये तो है, अब मैं लिख देता हूँ और सब बताने के लिए। आपको वैसे ज़्यादा पेपर में पूछा नहीं जाएगा, बस हाँ इसका ये थोड़ा सा उसका फॉर्मूला पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर में, या फिर फॉर्मूला नहीं पूछेगा तो एक छोटा सा वेक्टर का सवाल पूछ लेगा, सवाल भी नहीं पूछेगा तो एक प्रूफ पूछ लेगा कि प्रूफ कैसे आया। तो आप कुछ नहीं, आप लर्न रखना, प्रूफ को रट लेना, नहीं तो समझ में तो आ गया होगा, लर्न रख के जाना बस। आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में याद रखना कि ऐसे ऐसे करना है, ये वैल्यू यहाँ डालनी, मल्टीप्लाई में वेक्टर आ जाएगा मैग्नीट्यूड में, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा और डायरेक्शन के अलावा मल्टीप्लाई होके वेक्टर फॉर्म में खुल जाएगा, F12 लगा जाएगा F1। अब आपको बस ये जो हमारी जो क्वांटिटी आई है, रिजल्टेंट जो आंसर आया है, आपको बस वो याद रखना है कि F12 क्या है, F21 क्या है। टिप्स होना चाहिए, लैंग्वेजेटिकली आपको याद रहेगा तो आपको आसानी होगी सवाल लगाने में। और किसी वैसे सवाल इतने बनते नहीं है, सारे स्केलर फॉर्म में सवाल बनेंगे सारे, बस ये तो आपको एक ओवरव्यू देने का तरीका है कि आप याद रखोगे वेक्टर फॉर्म में, करंट वेक्टर फॉर्म में भी फोर्स निकलती है चार्जेस पर। अब आई कितनी सुन लो, क्या आएगी, F12 क्या था, K Q1 Q2 अपॉन मॉड में R1 माइनस R2 होल क्यूब इंटू R1 माइनस R2, ये था F12। F21 में क्या करना है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, K Q1 Q2 R1 माइनस R2 का R2 माइनस R1 कर दो, उल्टा कर दो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड में होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर, ये हो जाएगा तुम्हारा F2। दोनों रिलेशन और दोनों फंक्शन को एक बार ध्यान से देख लो और याद रखो। ध्यान से देख लो, दोनों लर्न हो जाएंगे एक तरीके से। F12 याद हो गया तो F21 तो अपने आप याद हो जाएगा, बस उल्टा कर देना है, इतना याद रखना, उल्टा कर देना है, दोनों आप अपने आप याद हो जाएंगे।
बस आपको समझना है कि F12 इतना होता है, F21 इतना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वेक्टर फॉर्म। याद रखना कि Q1 Q2 R1 माइनस R2 अपन मॉड में रिजल्ट वेक्टर के साथ R1 माइनस R2 को होल की। ऐसे F21 में Q1 Q2 R2 माइनस R1 वेक्टर और मॉड में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर को होल की, ऐसे याद रखना। तो ये होता है वेक्टर फॉर्म में कैसे कूलम्स लॉ ड्राइव किया जाता है, तरीका याद रखना, फॉर्मूला लर्न रखना। और ये था हमारा कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म, ये था हमारा कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म। ओके ओके, तो आप इनको याद रखना, यही है सारी चीज़ें। ओके, तो यही है सारी चीज़ें। अब आपको हम बताएंगे कि ये तो हो गया हमारा फोर्स एंड वेक्टर फॉर्म। अब आपको एक छोटा सा टॉपिक और बता देते हैं कि ग्रेविटेशन लॉ जो होता है और कूलम्स लॉ जो होता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, कूलम्स फोर्स जो होती है, इनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंट क्या होते हैं वो बता देते हैं। और ये आपको क्लियर कर दिया, वेक्टर फॉर्म खत्म हो चुका है। बस ये दो फॉर्मूले हैं, F12 F21 दोनों वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन के लॉ याद रखना है आपको। अब आपको बताएंगे सिमिलरिटी और डिफरेंट क्या क्या होते हैं, तो आइए बताते हैं जान। तो हम आपको कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म बता चुके हैं। अब आते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स या कूलम्स लॉ या कूलम्स ग्रेविटेशनल लॉ या ग्रेविटेशनल फोर्स या कूलम्स फोर्स में इनमें सिमिलरिटीज और अंतर क्या क्या होते हैं। तो ये तो आपको पता है कि Q1 Q2 का आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है Gm1 M2 आर स्क्वायर होता है, सबने पढ़ रखा है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है और सिमिलरिटीज क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं सिमिलरिटीज पे कि क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं। सबसे पहले इन दोनों में सिमिलरिटीज की बात करते हैं। इन दोनों में सिमिलरिटीज की बात करते हैं क्या क्या होती है। पहली सिमिलरिटी जो आती है सिमिलरिटी में लिख दिया है। पहली सिमिलरिटी जो होती है, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ पहली लेक्चर में दूसरे लेक्चर में बताया था, 1/r स्क्वायर, दोनों के नीचे आर स्क्वायर है, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। सेकंड पॉइंट, दोनों ही एक दूसरे को एक लाइन के अलोंग जॉइंट पॉइंट्स पे एक्ट करते हैं। एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर पॉइंट्स कह सकता हूँ, एक लाइन सेम लाइन पे एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर्स, दोनों ही एक्ट अलोंग करते हैं लाइन जॉइनिंग सेंटर्स। मेनली यही दो सिमिलरिटी और कोई सिमिलरिटी मिलेगी नहीं। अब बात करते हैं डिफरेंस पे कि डिफरेंट क्या क्या होते हैं, आंसर क्या है। डिफरेंस क्या क्या डिफरेंट है। डिफरेंट का पहला पॉइंट, डिफरेंट का पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट तो आप जनरली याद रख सकते हो कि दोनों ही इस वाले में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में Q1 Q2 पे बात करते हैं, चार्जेस पे बात करते हैं, स्मॉल चार्जेस पे बात करते हैं। और वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स में हम मासेस पर बात करते हैं। मास तो कैसा भी हो सकता है, तो एक पॉइंट तो बस ये ऐसे याद रख सकते हो। और एक ही याद रख सकते हो, एक ही याद रख सकते हो कि जो ये वाली फोर्स जो होती है, जो ये वाली फोर्स होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe जो आता है, ये कैसी होती है, हमेशा कैसी होती है, रिपल्सिव ही होती है। लेकिन रिपल्सिव हो सकती है, कभी कभार एट्रैक्टिव हो सकती है, कभी कभार तो नहीं होती है एट्रैक्टिव, लेकिन जनरली जो ये होती है Fe जो होती है हमेशा हमेशा के लिए ये एट्रैक्टिव होती है, ऑलवेज एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। सुनना आप ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ी गड़बड़ी होगी, सॉरी, ध्यान से देखो, दोबारा देखो। मैं ये कह रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है रिपल्सिव भी होती है, एट्रैक्टिव भी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है रिपल्सिव ऑल्सो एंड एट्रैक्टिव ऑल्सो। अगर चार्ज पार्टिकल्स सेम के होंगे तो रिपेल करेगी, अपोजिट के होंगे तो अट्रैक्ट करेगी। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जी होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है एफ जी लिख देता हूँ, ऊपर एफ जी है ना, ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है। तो सबको पता है ऑलवेज अट्रैक्टिव। सबको पता है कि ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगी। ये पहला डिफरेंस होता है इनमें। दूसरा डिफरेंस ये होता है, ये हो सकता है एफ जी जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होती है। सेकंड डिफरेंस है
एफ जी का इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम का मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं भी हो, पानी में हो, नाले में हो, पोखर में हो, कहीं भी हो, ऊपर हो, आसमान में हो, वैक्यूम में हो, फ्री स्पेस में हो, वैक्यूम में ना हो, हमेशा सेम फोर्स एक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स में। इंडिपेंडेंट मतलब मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगी, मीडियम की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर फोर्स ऑफ ये जो होती है एफ कूलम्स लॉ वाली इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है, ये डिपेंड करती है मीडियम पर, ये मीडियम के साथ चेंज हो जाएगी, डिपेंड ऑन मीडियम। ये मीडियम्स पर डिपेंड करेगी, मीडियम के अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगी। एक अंदर याद रख सकते हो, इसमें मासेस होते हैं, इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इसमें ये याद रख सकते हो, ये स्मॉल उसके लिए होती है। बस आज के लिए इतना ही, और आप आज के लिए बस इतना ही है, मतलब हमने आपको बता दिया कि कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसा होता है, हमने आपको बता दिया कि ये इन दोनों में अंतर क्या होता है, सिमिलरिटीज क्या होती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ों पर चर्चा की। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगला लेक्चर बहुत जल्दी आएगा, पार्ट 7 विल बी कमिंग सून, एंड दिस इज द पार्ट 6, एंड सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइबर, and next part will be coming soon, and in next part we will going to discuss only numericals. In next part we will going to discuss only numericals, 10 to 8 numericals we are going to discuss with you. No any extra topic, no any other concept. The concept related, the constants related to the this topic, Coulomb's law in vector form, Coulomb's law in scalar form, differences, answers, इन्हीं चीज़ों पर, इन्हीं टॉपिक्स पे हम आप के लिए लेक्चर जो 7 आएगा, ये लेक्चर 6 है, लेक्चर 7 आएगा, उसमें आपके लिए हम क्वेश्चंस लाएंगे, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशन भी साथ साथ बताएंगे, तो उसमें कोई कुछ नहीं होगा, ना कुछ बताएंगे, हम बस आपको क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ होमवर्क में भी लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, याद करें, नोट्स बनाते हैं साथ के साथ, ये बहुत अच्छे नोट्स बना रहा हूँ, मेरे खुद के नोट्स थे, मैं खुद अच्छे नोट्स बनाता हूँ, ये उसी के नोट्स हैं, तो आपने नोट डाउन करिए, एंड very all the best for preparation of board exam, and me also because I am in also 12th standard. Okay then, good night, goodbye, bye bye, tata, meet you. Next chapter will be coming.